हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, फोर साइडेड पॉलीगन। ठीक है, इससे पहले हमने थ्री साइडेड पॉलीगन तक का कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ट्राइंगल्स। और हम कर रहे हैं क्लास 6 NCERT चैप्टर नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। A quadrilateral, if you remember, is a polygon which has four sides। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है क्वाड्रिलेटरल? अगर आपको याद है तो क्वाड्रिलेटरल हम पहले पढ़ चुके हैं। और वो क्या है? A quadrilateral is a polygon which has four sides। थ्री साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है? ट्राइंगल। ठीक है, और फोर साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। तो अब हमसे कह रहा है प्लेस अ पेयर ऑफ अनइक्वल स्टिक्स। हमने अनइक्वल स्टिक्स का पेयर लेना है सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स जॉइन एट वन एंड। क्या लेना है हमने? जैसे हम ये ले लेते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल हैं और उनको हमने ऐसे एंड से जोड़ देना है। ठीक है, उनके ये जो लाइन सेगमेंट है उसका भी एक एंड पॉइंट ये, दूसरा एंड पॉइंट ये वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका एंड पॉइंट ये और दूसरा एंड पॉइंट ये। ठीक है, तो इन दोनों के जो एक एक एंड पॉइंट है उनको आपस में ज्वाइन कर देना है। नाउ प्लेस अनदर सच पेयर। अब एक पेयर और चाहिए, जैसे ये और ये। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं। अब इन दोनों के साथ भी सेम, मीटिंग द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर। इनके जैसे ये कर दिया और यहाँ से हमने ऐसे, ठीक है, ये मिला दिया ऐसे। तो व्हाट इज द फिगर इनक्लोज्ड? ये क्या फिगर है? यही हमारा, दैट इज, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसी को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इज इज इट अ क्वाड्रिलेटरल लाइक द वन यू सी हेयर? तो क्या इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल? ये क्या है जो हमने अभी बनाया था? क्वाड्रिलेटरल है। सेम ऐसा जैसा यहाँ पर ये बना है, ये भी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ फिल किया गया है क्योंकि इससे पहले एक वीडियो इसका बना दिया था मैंने क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया। ठीक है, तो उस टाइम ये सारी मेज़रमेंट की हुई थी, तो क्योंकि वो डिलीट हो गया तो दोबारा से बनाना पड़ा। तो इस कारण से ये सारा यहाँ पर फिल है। ठीक है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझेंगे। द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर, जो अब साइड्स के बारे में हम जानते हैं ना कि क्वाड्रिलेटर की फोर साइड्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें दी है ए बी दिया हुआ है एंड बी सी, एक साइड ये एक साइड ये। अब दो और हमने फिल करनी थी, तो वो कौन कौन सी? सी डी, जिसको कि हम डी सी भी लिख सकते हैं, और डी ए, ठीक है, जिसको कि हम ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बी, बी सी डी एंड डी ए आर फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, देयर आर फोर एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, और साथ साथ इसमें क्या है? चार एंगल्स भी हैं। तो यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं। दे आर गिवन बाई बी ए डी। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल हम जानते हैं ना कि ये जो बीच का जो वर्टेक्स जो बीच में होता है उसी को हम दिखा रहे होते हैं, यानी कि एंगल ए। जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो लेटर होते हैं, वो रे बताने के लिए, रे को और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू बताने के लिए ये डी और बी बी और डी लिखे गए हैं कि हम यहाँ से बी से शुरू किया, फिर ए पर, फिर ए से डी पर। तो एंगल तो ए है, ए वर्टेक्स है, लेकिन बी ए और डी ए उसकी रे है। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट है ए डी सी। ए डी सी पहले ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में बना रहे हैं, बी ए डी ये वाला एंगल, फिर ए डी सी ये वाला एंगल। अब आ रहे हैं डी सी बी, यानी कि डी सी बी ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ये है। अब लास्ट ये वाला बच गया। ठीक है, ये तीन लिख दिए थे, ये वाला बच गया, तो इसको हम एंगल सी बी ए भी लिख सकते हैं और एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। दोनों ही जो तरीके हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एंगल बी, बी वर्टेक्स में बनने वाले एंगल को। लेकिन क्योंकि उन्होंने साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है, जैसे बी ए डी, फिर ए डी सी, फिर डी सी ए, तो ये हमारे लिए सही होगा कि हम इसको बी सी बी ए के फॉर्म में लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बी डी इज़ वन डायगनल।
जो बी डी है वो डायगनल है। डायगनल कैसे बनता है? जब एक वर्टेक्स लिया बी, इसके दो एडजेसेंट जो वर्टेक्स हैं उनको हम छोड़ देंगे, और फिर बाकी के जो वर्टेक्स बचे उससे वन बाई वन उसको मीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चार ही वर्टेक्स हैं, उसमें से भी एक हम ले रहे हैं जहाँ से हमने डायगनल बनाना है, तो उसके बाद बचे दो उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ देंगे तो बचा केवल डी, ठीक है। तो इन दोनों वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो जो लाइन सेगमेंट बी डी हमें मिला, दिस इज कॉल्ड द डायगनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। अनदर डायगनल ए से हम देखेंगे तो बी और डी को छोड़ करके ये सी से जब हम ये लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो ए सी इज कॉल्ड द अनदर डायगनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो एक हमें दे दिया था बी डी, दूसरा हमने फाइंड करना था, दैट इज ए सी। सेकेंड है मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगनल्स, मेजर ऑल द एंगल्स ऑल्सो। अब हमें लेंथ, जो साइड्स की लेंथ, डायगनल्स की लेंथ एंड एंगल्स को मेज़र करना है, ठीक है। तो ये कर चुके थे पहले ही। तो यहाँ पर ये वाली साइड है 2.2, और इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये हमसे बस रिवाइज करवाना चाह रहा है कि हमें याद हो कि हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इसका जो ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है इसको हम एक वर्टेक्स पे रख देंगे ऐसे, और फिर देखेंगे कि कहाँ तक आ रही है लाइन। तो ये देखिए, ठीक है, ये तो ये है टू, टू से ये 1 2 पॉइंट आगे जा रहा है ना, तभी ये 22 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। ये जो बड़ा वाला बड़ी लाइन दिख रही है 0 1 2, ये सेंटीमीटर में है। जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हमने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। और जब 10 मिलीमीटर एक हो जाते हैं, जब 10 मिलीमीटर एक बनते हैं ना, तब जा कर के 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। यानी कि सेंटीमीटर जो होता है वो बड़ा होता है मिलीमीटर से। छोटे छोटे मिलीमीटर्स जब आपस में 10 मिलीमीटर एक साथ होते हैं तब जा कर के 1 सेंटीमीटर बनता है। तो अगर यही डिस्टेंस जिसको कि हम 2.2 सेंटीमीटर से दिखा रहे हैं, अगर हमसे कोई मिलीमीटर में पूछता है तो हम क्या आंसर करेंगे, 22। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ज़ीरो से स्टार्ट हुए, यहाँ तक हो गए 10 मिलीमीटर, फिर आगे आए 20 मिलीमीटर, फिर 2 मिलीमीटर और हो गए, तो 20 + 2 22 मिलीमीटर हो गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। ऐसे ही फिर यहाँ से ये भी मेज़र कर लेंगे, यहाँ पर ज़ीरो में रख वर्टेक्स और ज़ीरो को पहले ओवरलैप करवाएंगे एक दूसरे को यानी कि एक के ऊपर एक रखेंगे, और फिर आगे हम देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर से बस दो कम है, ठीक है। ये 1 1.5 1.6 7 8 8 पे जस्ट हमारा पॉइंट आ गया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 1.8 सेंटीमीटर। और अगर मिलीमीटर में पूछेंगे तो 18 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 मिलीमीटर और आगे, सॉरी, एक एक सेंटीमीटर हो गया 10 मिलीमीटर, फिर आगे और 8 मिलीमीटर और होगा, तो 10 + 8 18 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही ये भी मेज़र किया है और ये भी मेज़र किया है। और डायगनल मेज़र भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, डी पर हम अपना वर्टेक्स रख देंगे और यहाँ पर फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो डी पर हमने अपना वर्टेक्स और 0 सेंटीमीटर को रख दिया, और यहाँ पर हम आए तो ये है 3, और 3 जस्ट एग्जैक्ट 3.5 पे हमारा आ रहा है, ये 3.5 पे, तो ये वाला हमारा डायगनल हो गया 3.5। तो ऐसे ही हम इसको भी मेज़र करेंगे, और ये था 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं एंगल का मेज़रमेंट। तो एंगल के मेज़रमेंट के लिए क्या करते हैं, इसका ये जो मिड पॉइंट कहते हैं, इसको प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है, वो जिस वर्टेक्स का एंगल हमने मेज़र करना है, ठीक इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ऐसे। फिर जो बेस लाइन हमारी है, बेस लाइन क्या होती है, एंगल को बनाने वाली जो दो रेज होती हैं उन दोनों में से कोई भी एक हमें बेस लाइन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस लाइन को बेस लाइन के रूप में ले रहे हैं, तो इसको हम बिल्कुल मैच कराएंगे ऐसे, ठीक है। फिर जो तीसरी वाली लाइन गई ये, तो ये हमें बताएगी कि एंगल कितने मेज़र का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये अप्रॉक्स 90 है, ठीक है। ये जो जा रहा है ये अप्रॉक्स 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसको मेज़र करेंगे वर्टेक्स बी पे बनने वाले एंगल को।
तो ये रख दिया हमने वर्टेक्स के ऊपर मिड पॉइंट, और ये हमने बेस लाइन मिला दी, ठीक है। अब हम यहाँ से ज़ीरो ऊपर वाले से चेक करेंगे ऐसे, ठीक है। नीचे वाली 180 से नहीं आएंगे, क्योंकि बेस लाइन इधर को है हमारी। बेस लाइन जिस जिस भी तरफ होती है वहाँ से ज़ीरो से एंगल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये गया 70 से हल्का सा आगे बढ़ चुका है ना, 70 से हल्का सा आगे। तो ये आगे चलकर कुछ अप्रॉक्स, सॉरी 70 नहीं, 110 ऊपर वाले से आए ना, ज़ीरो वाले से आए, तो यहाँ से हम आएंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा 110 और 120 के बीच में है कुछ, ठीक है। तो इसको 110 और 20 के बीच में 115, अप्रॉक्स 115 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ही हम इन दोनों एंगल्स को भी मेज़र कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा साइड डायगोनल एंगल्स का मेज़रमेंट। अब नेक्स्ट है यूजिंग 4 अनइक्वल स्टिक्स। 4 अनइक्वल स्टिक्स हमने रखनी है। तो एक ये है हमारी 1 2 3 और ये ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये 4 स्टिक्स हैं हमारे पास। तो इनका यूज़ करके एज यू डिड इन द अबव एक्टिविटी, जैसा कि हमने पहली एक्टिविटी में किया था, सी इफ़ यू कैन फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट। अब हमें क्या करना है कि ये जो दिए गए हैं ना, ए से लेके एफ तक, इनको बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। कि ये क्या बन सकते हैं या नहीं, इन 4 स्टिक्स, अनइक्वल स्टिक्स की हेल्प से हमने ये बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला क्या है, ऑल द 4 एंगल्स आर एक्यूट। जो 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, वो चारों के चारों एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल ही हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी क्वाड्रिलेटरल को या ट्रायंगल को बनाने के लिए सबसे पहले उसका बेस बनाया जाता है, ठीक है। ये है बेस। अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर हमें एक्यूट एंगल बनाने हैं तो यानी कि ऐसे तो हम बना नहीं सकते हैं, ऐसे सीधा, ठीक है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल एल बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे बना नहीं सकते, ऐसे बाहर को हम ऐसे बना नहीं सकते, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे झुकाना पड़ेगा अंदर की ओर, ठीक है, ताकि 90 डिग्री से कम आ जाए। और सेम हमको ऐसे ही सिमिलरली इस तरफ से भी हल्का सा झुकाना पड़ेगा, क्योंकि चारों के चारों एंगल एक्यूट एंगल बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों साइड्स हैं उसको हम मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी बना सकते हैं ये। तो ये हो गई फोर साइडेड क्वाड्रिलेटरल, हमारा 4 साइडेड पॉलीगन। तो हम देख रहे हैं ये वाला एंगल एक्यूट है, ये वाला एंगल एक्यूट है, और ये वाला एंगल भी एक्यूट है। ये दोनों ऐसे झुकी हुई साइड है ना एक दूसरे की तरफ, ऐसे ऐसे फैली हुई नहीं है, ऐसे झुकी हुई है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल है। लेकिन ये क्या फोर्थ वन, क्या ये एक एक्यूट एंगल है? इसमें एक ऐसे आ रहा है ना, एक लाइन ऐसे है ये, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये ऐसे जब होता तब ये एक्यूट एंगल होता, और ऐसे कुछ होता तो एल जैसा बन रहा है ना, ये इन दोनों के बीच का एंगल एल। लेकिन ये एल ना होकर के इतना बाहर चला गया है ये, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा एंगल एक्यूट एंगल नहीं है। अब आप इन लाइंस को कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए, ये जो 4 साइड्स हैं इनको आपस में आप कैसे भी एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है जिसके ऑल 4 कॉर्नर एंगल्स आर एक्यूट, ठीक है। तो चारों के चारों एंगल एक साथ एक्यूट नहीं होते। इसी कारण से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो, हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते जिसके ऑल 4 एंगल्स आर एक्यूट। नेक्स्ट है बी, वन ऑफ द एंगल इज ऑप्टियोस। तो ये इसको बना के देखते हैं कि बन पाता है या नहीं। तो एक ये हमने ऐसे पहले बेस रख लिया, ठीक है। अब एक एंगल हमने अगर ऑप्टियूस रखना है तो इसी पर पहले ध्यान देंगे, ठीक है। बस हम, क्योंकि हमसे ये मेन फोकस यही करने को कह रहा है कि एक एंगल ऑप्टियूस हो, बाकी आप क्वाड्रिलेटरल बना दें, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि ये वाला एंगल जो है ये ऑप्टियूस बन जाए, बाकी अब ऑप्ट्यूस बने चाहे एक्यूट बने, बस ये क्वाड्रिलेटरल बन जाए कंप्लीट, ठीक है। तो ये आराम से बन जाएगा अगर हम इसको यहाँ से, ये हमारी
थर्ड साइड हो गई, और इसको आपस में ऐसे मिला देते हैं ये। तो सिर्फ ये ऑप्ट्यूज बनाना था और ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, फोर साइड का क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल। बाकी हम यहाँ पर और बना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 90 डिग्री बनाए चाहे एक्यूट बनाए ऑप्ट्यूज बनाए, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पर येस। वन वन ऑफ द एंगल्स इज़ राइट एंगल, चार एंगल्स में से कोई एंगल जो है वो राइट एंगल हो, ठीक है। तो इसी को बना देते हैं। अब हमारा पूरा ध्यान 90 डिग्री पर होना चाहिए। जैसे ये हमने बनाया, अभी तक ऑप्ट्यूज बनाया था, अब इसी को एल शेप दे देंगे, यानी कि 90 डिग्री बना देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसको कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट यानी कि इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बस दोबारा से बन जाएगा। ये हमारा बन गया, ये फोर साइडेड है और एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये भी आसानी से बन सकता है। नेक्स्ट वन, टू ऑफ द एंगल्स आर ऑप्ट्यूज। अब दो एंगल, चार एंगल्स में से दो एंगल्स जो हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, ऑप्ट्यूज। तो एक हमने यहाँ बना दिया खुला, ऐसे खुला मतलब ऑप्ट्यूज एंगल, और दूसरा हमने इस तरफ से बना दिया ऐसे, ठीक है। ये 90 डिग्री से हल्का सा बाहर की ओर चला गया। अब जो फोर्थ साइड है वो हम यहाँ से यहाँ पर मिला देंगे सिर्फ एक साइड से, तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी इतनी लंबी स्टिक नहीं है, तो ये दो स्टिक लगानी पड़ रही है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 स्टिक्स का यूज़ हो रहा है तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। ये वाली जो है वो पूरी एक इतनी लंबी स्टिक है ये, ठीक है। ये पूरी एक है इतनी, तो ये 1 2 3 4 फोर साइडेड पॉलीगन है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें दो साइड्स क्या है हमारी, दो एंगल्स जो हैं, यानी कि एंगल ये और ये वाला एंगल ये ऑप्ट्यूज है, ठीक है। तो ये बनना भी पॉसिबल है व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर ऑप्ट्यूज। टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, दो एंगल राइट एंगल हैं, तो पहले हमने ये बना दिया बेस, और फिर ये यहाँ से एक 90 डिग्री और यहाँ से दूसरा 90 डिग्री, ठीक है। ये दो 90 डिग्री हो गए, इन पर हमने ध्यान देना है कि ये 90 डिग्री हो, बाकी ये जो बचा है उसको हम ऐसे मिला देंगे ये, ठीक है। बस इसी पर ध्यान देना था कि ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, ये दोनों क्या हो, 90 डिग्री के बन जाए। बाकी अभी क्वाड्रिलेटरल बन गया है, तो ये बनाना भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। डायगनल्स आपस में क्या हो, बिल्कुल 90 डिग्री में, तो इसी से शुरू करते हैं, ठीक है। डायगनल्स आपस में 90 डिग्री में कट कर रहे हो एक दूसरे को, तो जैसे पहले एल बना देते हैं, ये हमने माना ये डायगनल ही है, ठीक है। इसको उल्टा शुरू करते हैं, डायगनल से बनाना शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। ये एक डायगनल हो गया और ये दूसरा डायगनल हो गया, ये सभी को, ये सेंटर पे एल बना हुआ दिख रहा होगा ना चारों ओर से, यानी कि ये दो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगनल हैं तो ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब हमने डायगनल्स पहले बना दिए, उल्टा कर दिया, अब हमने क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो बहुत आसान है। ये जो जा रहे हैं ना, इसको हम ऐसे से मिला देंगे। थोड़ी सी छोटी लेंथ की स्टिक चाहिए हमें, जैसे हमने इन दोनों को आपस में मिला दिया, ऐसे ही इन दोनों को भी आपस में मिला देंगे, और यहाँ, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा बन रहा है ना, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल ही है। हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा है हम उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा है ये हम नहीं बनाएंगे, बाहर बाहर वाला, तो जो ये फिक्स आएगा अंदर, मतलब हम इसको ऐसे भी बना सकते थे ना कि ये चार हमने ऐसे बना दिए, एक दो तीन और ये नीचे से आया चार, ठीक है। ये चार बन गए। अब हमने इसके डायगनल्स मिला दिया, जो हमने पहले उल्टा शुरू किया था ना, तो अब हम उसको सीधे से बनाना शुरू कर देंगे। वो केवल समझाने के लिए था कि हम डायगनल से शुरुआत करेंगे, तो हमने पहले डायगनल बना दिए परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, और उसके बाद हम आए फिगर पे, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ आ जाए, ठीक है। ये फिर हमने ऐसे मिला दिया, ये तो बन गया ना आसानी से। ये जो बीच में बन रहे हैं वो एल है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिसकी ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हो रही हैं,
यहाँ पर। तो अगर हम ऐसा बनाएं तो ये जो डायगनल्स हमारे आ रहे हैं वो एग्जैक्ट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये भी बनाना पॉसिबल है। तो एक टोटल कंक्लूजन क्या आया कि ये जो ऑल द फोर एंगल्स आर एक्यूट, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना जिसमें कि सारे के सारे एंगल्स एक्यूट हों, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी के डायग्राम हम यहीं पर स्टिक कर देंगे बना करके, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि वो बन कैसे रहे थे। जैसे जो बी था, वन ऑफ द एंगल इज ऑप्ट्यूज, तो देखिए ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये एक एंगल क्या है, ऑप्ट्यूज, और हमने यही ध्यान देना है कि ये एंगल ऑप्ट्यूज बन गया है, बाकी ये टोटल जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बाकी हम कुछ भी बनाएं, कोई सा भी एंगल बनाएं। नेक्स्ट है कि वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला जो एंगल है वो राइट 90 डिग्री है, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है। और डी पॉइंट है टू ऑफ द एंगल्स आर ऑप्ट्यूज, तो इसमें हम देखेंगे ये और ये दोनों टू ऑप्ट्यूज एंगल हैं, ठीक है। और ई हमारा है टू ऑफ द एंगल्स आर राइट एंगल, बिल्कुल सिमिलरली इसके, बस ये ऑप्ट्यूज की जगह पे हमने उसको सीधा करके 90 डिग्री बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, टू एंगल्स 90 डिग्री एंड इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। और लास्ट है कि द डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, तो इसके लिए हमने ये दो फिगर यहाँ पर बने हैं। तो ये इन फिगर्स में एक ख़ास बात है कि इसके ये जो साइड्स हैं ना, चारों साइड्स ये आपस में इक्वल है दोनों में ही, ठीक है। जब हम ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तब जो डायगनल्स हमारे बन के आएंगे वो डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये एल बना हुआ सेंटर में हमें दिख रहा होगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। बस ये साइड्स आपस में बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। आप ऐसा बना करके देखेंगे, स्केल से मेज़र करके देखेंगे और प्रोटेक्टर से एंगल भी मेज़र करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जब साइड्स आपस में इक्वल होती हैं चारों, तो जो डायगनल्स हमारे होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को डायरेक्ट जब एक दूसरे को मीट करेंगे ना, तो एक ख़ास बात के साथ 90 डिग्री के एंगल के साथ मीट करेंगे, ठीक है। तो ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या करने को कह रहा है, यू हैव टू सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास टू सेट स्क्वायर होंगे कह रहा है। वन इज़ 30 60 90 डिग्री सेट स्क्वायर, द अदर इज़ 45 45 90 डिग्री सेट स्क्वायर। तो क्या होते हैं, ये होता है ना, एक ये है और दूसरा ये है, ये दो सेट स्क्वायर हमारे पास होते हैं। इसका जो एंगल मेज़रमेंट होता है वो होता है यहाँ पर 30 डिग्री, ये हमने मेज़र किया था लास्ट एक्सरसाइज में। ये हमारा एक क्वेश्चन था कि सेट स्क्वायर्स के एंगल्स को मेज़र करना है और बताना था कि क्या इन दोनों में कोई एक एंगल सिमिलर है। तो हमारा कौन सा आया था, ये एल बन रहा है ना, जहाँ पे ये भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब और अदर एंगल्स की मेज़र क्या थी, ये तो 90 डिग्री था, फिर ये वाला ये 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा ये 90 60 30 ही है करके, ये 30 और ये 60 क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक लाइन जा रही है और ये दूसरी लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्टेक्स है हमारा, इस वर्टेक्स से ये जो एंगल है ना, इसका रोटेशन देखिए इतना ज़्यादा रोटेट हो रहा है, तो ज़्यादा रोटेट होने वाला ऑब्वियसली ज़्यादा एंगल बनाएगा इन कंपेयर टू दिस। इस कोने में देखिए, ये अगर हम बेस लाइन लेते हैं और ये हमारी एंगल वाली लाइन है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा ही रोटेशन हो रहा है, यानी कि कम घूमी है, ये वाली जो लाइन है वो कम घूम रही है। तो जहाँ कम घूमेगी वहाँ 30 डिग्री का एंगल बनेगा, और जहाँ ज़्यादा घुमाव हुआ होगा, ज़्यादा रोटेशन हुआ होगा, वो ज़्यादा एंगल होगा। तो ये 30, ये 60, ये 90, ठीक है। और दूसरे में तो बहुत सिंपल था, दूसरे में ये 90 है और ये 45 डिग्री के हैं, ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब हम और हाँ, ये भी हमें पता है, ये देखिए साइड्स भी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। क्यों होंगी साइड्स आपस में इक्वल, क्योंकि हमने पढ़ा है इसी के पिछले वाले वीडियो में, हमने ट्राइंगल जब पढ़ा था तो हमने ट्राइंगल की एक क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी क्या थी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 45 और 45, तो दो साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, इसीलिए ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल हैं।
और ये इसमें इसमें हमने देखा था कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई तीन साइड्स में से कुछ भी आपस में इक्वल नहीं होता, वहाँ पर तीन एंगल्स में से भी कुछ इक्वल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये साइड इतनी लंबी है, ये इतनी छोटी है और ये थोड़ी बीच की है, तो तीनों आपस में इक्वल अलग अलग है, अनइक्वल है। तो एंगल भी ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, कुछ भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। हाँ, ये दो सेट स्क्वायर हमारे पास हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं सेट स्क्वायर्स की हेल्प से अलग अलग शेप तैयार करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ 30 60 90 सेट स्क्वायर। अब पेयर ढूंढना है 30 60 और 90 सेट स्क्वायर का। ये देखिए, ये हमारा बन गया ना, ये दो सेट स्क्वायर है, एक ये था एक ये था। तो इन्होंने जैसे रखने को बोला हमने बिल्कुल वैसे ही सेट कर दिया। तो ये और ये ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ना। ये जो हमें दिखाया गया उसका प्रैक्टिकल यही है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया हमने, कैसे रखा, ये था ऐसे था, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला कम रोटेट हो रहा है ना, पतला सा गया है, पतले से शुरू होकर के आगे गया, तो ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही इसमें ये 90 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले का 60 डिग्री दूसरे वाले के 30 डिग्री से मिला दिया ऐसे, और इस वाले का 30 डिग्री दूसरे वाले के 60 डिग्री से मिला दिया ऐसे। ठीक है, ये और 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का एल है वो हमने और अलग अलग दो वर्टेक्स बना दिए। तो जो फिगर हमारे पास आया ये कहलाता है एक रेक्टेंगल। ठीक है, तो दो सेट स्क्वायर 30 60 और 90 वाले जब हम ऐसे रख देते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा जो फिगर बन के आता है दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ये शेप होता है ये। ठीक है, रेक्टेंगल में यही पूरा जो रीज़न है, बीच में से ट्राइंगल नहीं बने होते हैं, बस ये जो हमें बता रहा है, जो रिजल्टेंट बॉर्डर हमें मिल रहा है ना, यही फिगर हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, हमसे क्या कह रहा है, this quadrilateral is a rectangle. One more obvious property of the rectangle you can see, एक और प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे होंगे, is that opposite sides are of equal length. इसकी जो है opposite sides, opposite मतलब हमने पढ़ा है आमने सामने। ठीक है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, जैसे ये वाली साइड का एडजेसेंट ये वाली साइड है और ये वाली साइड, क्योंकि इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, इसके सामने ठीक क्या है ये, और इसके सामने ठीक क्या है ये, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए और ये दोनों ऑपोजिट हो गए। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली जो साइड है ये एग्जैक्टली इक्वल टू दिस, एंड दिस साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक हो गया। नेक्स्ट, व्हाट अदर प्रॉपर्टीज कैन यू फाइंड। अब देखते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं और इसमें और प्रॉपर्टीज, इस फिगर की और जो ख़ास बात है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अब इसका जो आगे को और ज़्यादा एक्सटेंड होकर के ये टॉपिक आएगा, वो आएगा 9th क्लास में। ठीक है, और वहाँ पर अभी जैसे ही हमको अच्छे से सेट स्क्वायर से रख करके समझा रहा है कि ये रेक्टेंगल है, इसमें अब प्रॉपर्टीज़ ढूंढो कि ये इसके आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, बाद में जब हम 9th क्लास में जाएंगे तो फिर हमें ये इस तरीके से समझाएगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट हमें थ्योरम के बेसिस पे प्रूफ करने को कहेगा कि प्रूफ करो कि रेक्टेंगल के ये आमने सामने यानी कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल लेंथ की होती है। मतलब हमें प्रूफ करना पड़ेगा उस क्लास में हमसे सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये हमने पढ़ लिया कि ये इसके इक्वल होता है, अभी हम और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे रेक्टेंगल के ये जो ऑल कॉर्नर एंगल होते हैं ना, ये चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से देख पा रहे हैं, और हमें बस ये समझना है कि हाँ ये 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन जब हम 9th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, वहाँ पर इतना डीपली समझाया नहीं जाता है, बल्कि वहाँ पर हमें खुद प्रूव करना पड़ता है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। ठीक है, तो अगर
इस क्लास से हम इनको अच्छे से ढंग से समझते नहीं हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को, तो फिर आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम सिर्फ रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमने पढ़ना है इसके बाद के टॉपिक में हम स्क्वायर पढ़ेंगे, रोम्बस पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे। तो ये जो कुछ 4-5 फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे ना, सब में हम पढ़ेंगे कि किसकी कौन सी साइड आपस में इक्वल है, कौन से एंगल्स आपस में इक्वल है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो एक एक चीज़ को ध्यान देंगे तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर सबसे ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इजी वे में सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ये अभी अभी हमने पढ़ा कि ये दो एंगल तो हमें दिख रहे हैं 90 डिग्री, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो ये दोनों कैसे 90 डिग्री हुए, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम ये मिला रहे हैं तो ये 60 डिग्री है हमें पता है, और ये 30 डिग्री है। तो तभी हम ये इन दोनों कॉर्नर्स को हमने ऐसे जोड़ा कि ये 60 और 30 मिल करके ये क्या बन गया, 90 डिग्री। और सिमिलरली इसका 30, इस वाले का 30 और इस वाले का 60 मिल करके क्या बन गया, 90 डिग्री। इस कारण से ये जो ऑल 4 कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, इन पर बनने वाले जो एंगल हैं वो 90-90 मेज़र के हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमें ये पता चली गई कि रेक्टेंगल के कॉर्नर्स के एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें पहले से ही पता थी कि रेक्टेंगल के ये जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल के साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, कौन सी, कि जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा होगा। उससे पहले एक बार पैरेलल रिवाइज कर लेते हैं। ये दो लाइन, एक ये और एक ये आपस में पैरेलल लाइंस कब कहलाती हैं, जब ये दो लाइंस, हमें पता होता है फिक्स कि ये दो लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ठीक है। हम इनको इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर लें, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर लें, आगे को बढ़ा लें, दोनों तरफ से किसी भी तरफ से बढ़ाएं, लेकिन ये दो लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। सच टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऐसी दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। सिमिलरली अगर इस फिगर में हम देखें तो एक ये वाली जो साइड है ये, और जो दूसरी साइड है ये दो लाइंस आपस में, ये जो एज पे जो लाइन बनी हुई दिख रही है ना किनारे पे, तो ये और ये लाइंस आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है, इतने ही फिगर से हमें कैसे पता चला कि अगर इन दो लाइंस को हम, क्योंकि यह यहाँ से यहाँ पर ख़त्म हो गई ना लाइन, अगर हम कह रहे हैं कि उसको इनफाइनाइट तक भी बढ़ा देंगे तो भी ये आपस में कभी मीट नहीं करेंगी। हमें कैसे पता, एक्सटेंड तक तो, सॉरी इनफाइनाइट तक तो हम इसको बढ़ा ही नहीं सकते। हम सिर्फ इतने फिगर को देख के ही बता सकते हैं कि ये लाइन इन्फिनिटी पे भी कहीं पर टच करने वाली है या नहीं, ठीक है। वो कैसे होता है कि इन दो लाइंस में देखेंगे ना, तो इस कोने की, ये जो ये वाला कॉर्नर है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इस तरफ भी है। ये हमें सिर्फ लाइन, इस पूरी लाइन के इतने पोर्शन से ही पता चल जाएगा कि ये दो लाइंस आपस में मीट करने वाली हैं या नहीं, आगे इन्फिनिटी में जाके भी। तो इतने से ही हम बता देंगे कि ये जितना है उतना ही ये भी है, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, ये, ठीक है। यानी कि ये आपस में मीट नहीं करने वाले हैं। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन कुछ ऐसे आ रही है, ये ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने मीट नहीं किया, जो जो दिख रहा है यहाँ पर इन दोनों को कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है अभी हमें। लेकिन जब हम इसको ऐसे आगे आगे बढ़ाएंगे ना, ऐसे आगे आगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये डिस्टेंस कम होती जा रही है ऐसे। तो यानी कि हम इतना सा ही पोर्शन देख के बता सकते हैं कि इन दोनों को आगे एक्सटेंड करने पर एक डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा कि हम कैसे पहचानते कोई लाइन पैरेलल है या नहीं है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये भी बिल्कुल ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल भी डिस्टेंस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, बिल्कुल पैरेलल है। आया। और ऐसे ही ये दोनों भी बिल्कुल ऐसे सीधे जा रहे हैं ना, ऐसे डिस्टेंस बिल्कुल जितनी यहाँ है उतनी यहाँ पर भी है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल इन एनी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होने के साथ साथ क्या पैरेलल भी होती हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी पता चलेगी। ये साइड्स के बारे में तो पता लगा लिया हमने, साइड्स के एंगल्स के बारे में भी पता लगा लिया। तीसरा जो हमें देखना है वो वर्टेक्स, ठीक, सॉरी, तीसरा जो हमें देखना है वो डायगनल। ठीक है, डायगनल के बारे में देखते हैं अब। तो डायगनल को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, क्या डायगनल इक्वल लेंथ के होंगे? तो देखो, जैसे यहाँ आए, यहाँ रखा 0 पे और ये मेज़र किया। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 14, मतलब 14 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 14 मान लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 14 सेंटीमीटर का इसका ये वाला डायगनल है। अब दूसरा वाला अगर मेज़र करते हैं तो ये 0 पर हमने रखा, वर्टेक्स के ऊपर 0 रखा, और दूसरा जब हम मेज़र करते हैं तो ये भी 14 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है ना, ये 2 मिलीमीटर ज़्यादा है 14 से। ठीक है, यहाँ 0 रखने पर, तो यहाँ पर भी सिमिलरली 14 से 2 मिलीमीटर ज़्यादा आ रहा था, और ये भी, तो ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये जो डायगनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल मेज़र के होते हैं। ठीक है, डायगनल्स के बारे में भी पता चल गया। अब हाँ, अब एक चीज़ और देखते हैं। जैसे हमसे जो हमने पीछे पीछे एक्टिविटी की थी ना, उसमें पूछा था कि जो डायगनल है वो परपेंडिकुलर है या नहीं, एक ऐसा फिगर बनाओ जिसमें डायगनल परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो इसमें वो भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये वाला डायगनल आया और यहाँ से ये वाला डायगनल गया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या इस पर बनने वाला ये जो एंगल है वो एल शेप का दिख रहा है हमें? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये एल ऐसा लग रहा है, उसके दोनों एल के जो दोनों आर्म्स होते हैं उनको ऐसे फैला दिया है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो जो रेक्टेंगल के जो डायगनल, ये आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, एक पेपर में ऐसे, ये ऐसे एक रफ पेपर में हम उसको ऐसे नोट करते जाएंगे और उसको यहीं पर हम स्टिक कर देंगे। ठीक है, ताकि बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप रेक्टेंगल के सामने रेक्टेंगल का एक नोट यहाँ पर स्टिक कर दें, और फिर इसके बाद आएगा पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के सामने हम पैरेललोग्राम का स्टिक कर दें, तो वो बहुत अच्छे नोट्स तैयार होते हैं ऐसे। ठीक है, तो डायगनल के बारे में भी पता कर लिया कि इक्वल मेज़र के होते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने सब पता लगा लिया, ये जो रेक्टेंगल है उसके बारे में सारा हिस्ट्री हमने पता लगा लिया। अब आते हैं स्क्वायर में। ठीक है, जब रेक्टेंगल बनाना था तो कौन सा सेट स्क्वायर्स यूज़ किए, 30, 60 एंड 90 डिग्री के। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर शेप के लिए हमें 45, 45, 90 वाले दो सेट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, ये दो, ठीक है, ये दो ले लेते हैं, ये हैं। तो इसको हमने, हाँ, उल्टा रखेंगे तो एग्जैक्ट इन्हीं के जैसा शेप बन जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से फिर समझ पाएंगे। ये है जैसे, जैसा ये है ऐसा ही दिख रहा होगा ना, बिल्कुल सिमिलर। अब इसकी भी पूरी कुंडली निकालते हैं। जैसे देखो, ये 4 साइडेड पॉलीगन है, ये भी 4 साइडेड पॉलीगन है। इसमें ये जो डायगनल दिख रहा है वो हमारा बीच का वाला है, तो समझ आ गया होगा ना कि ये बिल्कुल सिमिलर इसके है। तो अब इसके कुछ खास बातें, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। ये क्योंकि हम जानते कि ये सेट स्क्वायर, कौन सा वाला सेट स्क्वायर यूज़ किया है, 45, 45, 90, जिसमें हमें क्या पता था कि ये एंगल 45 होता है, साथ ही साथ ये एंगल भी 45 होता है। तो ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी ना, ये वाली साइड और ये भी साइड, ये दोनों इक्वल होगी। सिमिलरली ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये चारों की चारों साइड, वो दिख रहा है, फिगर से ही दिख रहा है कि ये चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल है। इक्वल होने के साथ साथ क्या पैरेलल भी है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है ना, जितनी डिस्टेंस इस कॉर्नर पे है इन दो लाइंस की, उतनी ही सेम डिस्टेंस इस कॉर्नर पे भी है ये। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ऊपर है
उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर नीचे भी है। तो मतलब ये दोनों जो ये वाली साइड इस वाली साइड से कहीं पर भी मीट नहीं करने वाली है। सिमिलरली ये वाली साइड भी इस वाली साइड को कहीं पे भी मीट नहीं करने वाली है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी हो जाएंगे। एंगल्स हमें साफ दिख रहे हैं कि सभी जगह पर 90 90 90 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ये दोनों तो एग्जैक्ट 90 है ही, ठीक है, वो तो है ही 90 एल। लेकिन ये 45, दूसरे वाले का भी ये 45, 45 प्लस 45 90 बन गया। और सिमिलरली यहाँ पर भी। ठीक है, अब कॉर्नर के एंगल के बारे में पता चल गया, साइड्स के सारे पता चल गया। अब आते हैं डायगोनल में। ठीक है, अब ये जो डायगोनल है, डायगोनल में दो चीज़ें देखनी होती हैं, क्या डायगोनल्स आपस में इक्वल लेंथ के हैं या नहीं, दूसरा क्या डायगोनल परपेंडिकुलर है या नहीं। ठीक है, तो ये इक्वल देखते हैं पहले। जितना ये है इसको पहले मेज़र कर लेते हैं, ये इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे वर्टेक्स में हमने 0 को रखा और यहाँ 13। ठीक है, ये अप्रॉक्स 13, मतलब 13 से 1 मिलीमीटर शायद छोटा है, 13 है ये। ठीक है, और उसके बाद हम इस तरफ आएंगे, ये एग्जैक्ट 13 दिख रहा है ना, ये पॉइंट कहाँ है, 13 पर। तो डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब आते हैं परपेंडिकुलरिटी को चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर है या नहीं। तो ऐसे अगर हम पुट करते हैं ये, ठीक है, ये, तो अब हम एक डायगोनल ये जा रहा है ऐसे, और दूसरा डायगोनल ये स्केल की जो एक साइड है ना, ये जा रही है। तो क्या हम इस पर ध्यान देंगे, ये और ये क्या ये एंगल, ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है और जो इस तरफ एंगल बन रहा है, क्या ये 90 डिग्री के हैं। तो देख लीजिए एल, ये ठीक है, थोड़ा सा अपने कैमरा को रोटेट करके देख लीजिएगा, एग्जैक्ट एल कलर, एल दिखेगा, एल अल्फ़ाबेट दिखेगा। तो इसमें हमें क्या पता चला कि डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर 90 डिग्री में कट भी करते हैं। ठीक है, तो ये था स्क्वायर के बारे में पूरा। ऑल साइड्स आपस में इक्वल हैं, आमने सामने के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं इक्वल होने के साथ साथ, डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं यानी कि परपेंडिकुलर हैं, और कॉर्नर एंगल सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। और फिर हमें एंगल्स के बारे में ढूंढना था, डायगोनल्स के बारे में ढूंढना था, और कुछ और मोर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात करनी थी, तो हमने सारा कर लिया। ठीक है, एंगल्स के बारे में कर लिया कि 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं 90 डिग्री के। डायगोनल्स के बारे में भी कर लिया कि दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के भी होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। और अदर प्रॉपर्टीज़ में हमने यही यही पढ़ लिया कि डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होते हैं, और साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर में, जो कि है पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले देखेंगे पैरेललोग्राम बनता कैसे है। इसके लिए हमने दोबारा से 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर लेना है, यानी कि ये, इसको हमने रख दिया ऐसे, ऊपर वाला ऐसे है ना ये, तो इसको हमने रख दिया ऐसे, और नीचे फिर हम इसके रख देंगे ये। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते ताकि दिख जाए आपको क्लियर। ये मतलब देखिए, जो हमने पहले रेक्टेंगल बनाया था, तो आपको याद होगा वो भी 30 60 और 90 वाले ही सेट स्क्वायर से बनाया था, रेक्टेंगल भी। और अभी हम जो पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ये भी हम 30 60 और 90 वाले ही सेट स्क्वायर से बना रहे हैं। बस हमने ये जो इनको बनाई, मतलब ये जो साइड्स रखनी थी ना, उस टाइम हमने ये वाली साइड, इस वाली साइड को इसके ऊपर रखा था, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे था ना, ऐसे करके हल्का सा सीधा कर दें तो ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब हल्का सा इसको ऐसे तिरछा करके ऐसे, ये, सॉरी, ये, बस यही चेंज है, इसको हमने ऐसे, ये, अगर ये दो साइड्स, ये साइड और ये साइड, इन दोनों को मिला रहे हैं तो रेक्टेंगल बन रहा है, और इस साइड को इस साइड से मिला रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं तो पैरेललोग्राम बन रहा है ये। ठीक है, तो अब ये पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम यानी कि 4 साइडेड पॉलीगन है ये भी।
फोर साइडेड पॉलीगन यानी कि क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ये ऑपोजिट साइड्स आपस में बिल्कुल इक्वल लेंथ की है, ठीक है, जितना ये है उतना ही ये भी है, दूसरा जितना ये है उतना ही ये भी है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी निकल के आई कि पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल भी हैं और साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, वो क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम कहलाता है। अब आते हैं एंगल्स में। तो एंगल में हम देखेंगे ये वाला एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये फैला हुआ नहीं है ना, दो लाइंस आपस में झुकी हुई हैं तो एक्यूट, और सिमिलरली इसका जो ऑपोजिट एंगल है ये भी क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है ये। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, ये हमारा बेस हो गया और ये 90 डिग्री होता है ऐसे सीधा, ये 90 डिग्री से भी ऐसे पार चला गया है ऐसे ये, तो ये क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है ये वाला। और जस्ट इसका ऑपोजिट ये भी क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन होंगे बिल्कुल बराबर, कैसे कैसे पता चला बिना मेज़र करे कि बराबर होंगे, देखिए ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है, ऊपर वाले सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल कौन सा है 90 डिग्री, और नीचे वाले सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं इस पर, नीचे वाले सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल है 30 डिग्री, सिमिलरली ऊपर वाले सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, सिमिलरली 90 प्लस 20 90 प्लस 30 दैट इज 120, तो दोनों ही तरफ 120 एंगल बन गया ना, तो है बिल्कुल सिमिलर, ये वाला एंगल इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब सेम वही हम बता देंगे कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है ना सेट स्क्वायर में, और ऊपर वाला सेट स्क्वायर का ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल है, लेकिन चारों के चारों एंगल्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं डायगनल्स में। तो डायगनल में हमें क्या देखना होता है, एक तो उनकी इक्वलिटी चेक करनी होती है कि इक्वल है या नहीं, दूसरा चेक करना होता है कि परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है। तो इक्वलिटी के लिए देखिए, ये दो वर्टेक्स आपस में इतना ज़्यादा डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में, जबकि ये दो वर्टेक्स आपस में इतनी कम डिस्टेंस पर है ये, तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि जो डायगनल्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, एक डायगनल छोटा है और एक डायगनल इतना बड़ा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की इसकी परपेंडिकुलर है या नहीं है, उसके लिए ऐसे मिला दीजिए, ये कुछ ऐसा आएगा ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ से आए हम और ये इतना फैल रहा है, ये कहीं से भी एल का शेप तो दिख नहीं रहा है हमें बीच में, तो ये जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं डायगनल्स, ठीक है। तो ये था पैरेललोग्राम के बारे में पूरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमसे पूछा था क्वेश्चन तो हमने उसका आंसर कर दिया, डू यू नोटिस दैट ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यस, ऑपोजिट साइड ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, आर द ऑपोजिट साइड्स इक्वल, बिल्कुल, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, आर द डायगनल्स इक्वल, नो, डायगनल ये वाला छोटा है और ये वाला बहुत बड़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं किसमें, रोम्बस में। अब रोम्बस के लिए हमने 30 60 90 मतलब यही वाले जो अभी हमने इसके लिए यूज़ किए थे वही हमने इसके लिए भी यूज़ करने हैं। ये जो शेप हमें दिख रहा है ये कहलाता है रोम्बस, ठीक है। मतलब रोम्बस में क्या होता है कि जैसे अगर हम इसको हल्का सा ऐसे कर लें ना, रोटेट कर दें ये, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एक स्क्वायर जैसा ही है, स्क्वायर मतलब जिसकी ऑल फोर साइड्स आपस में इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर बिल्कुल ऐसा सीधा होता है ये, सॉरी मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा, जिसमें ये जो कॉर्नर का एंगल है ना, अगर इस एंगल को चेंज करके हम मतलब ये जो ऐसा तिरछा हो गया है इसको अगर हम ऐसे हल्का सा ऐसे सीधा कर दें, है ना, तो वो सीधा करके एक स्क्वायर जैसा ही हो जाएगा। बस क्या कर दिया है हमने, ये एंगल डिस्टॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एंगल थोड़ा सा खिसक गए हैं, तो ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको ऐसे,
हाँ, ये इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि रोम्बस का जो एक्चुअल शेप होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, हल्का सा तिरछा होता है ऐसे, ठीक है, यही होता है। तो अब हम देखेंगे इसमें साफ साफ हमें दिख रहा है कि ऑल फोर साइड्स, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी हैं, ठीक है, पैरेलल क्योंकि जितना ये ऐसे जा रहा है ना उतना ही तिरछा ये भी जा रहा है ऐसे, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये दोनों भी साइड्स आपस में इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं, साइड्स का पता चल गया। दूसरा, ये जो एंगल होते हैं तो ऑपोजिट एंगल तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये भी 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, सिमिलरली 60 डिग्री 60 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री। कैसे ले रहे हैं 60 60, क्योंकि जो सेट स्क्वायर हमने लिया है वो 60 30 90 डिग्री मेज़र किए हुए एंगल है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब आते हैं डायगोनल पे, तो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, ये वाला डायगोनल इतना छोटा है जबकि ये वाला डायगोनल इतना बड़ा है, ठीक है। अब लेकिन डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हम देखेंगे जो बीच में जा रहा है ना ये बिल्कुल एल, एल ये प्लस का साइन बन रहा है, ये बिल्कुल प्लस का जैसा साइन दिख रहा होगा ना, तो इसमें हमारे 4 एल छुपे हुए हैं इस प्लस के साइन में, यहाँ भी एल बन रहा है, इसमें भी एल, एल और एल, ठीक है। तो ये 4 क्या बन गए, 90 90 डिग्रीज के एंगल, यानी कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है वो इस, ये वाला जो डायगोनल है वो इस पर परपेंडिकुलर है और ये वाला जो डायगोनल है वो इस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये ऐसे बना के दिखाया है हमें ऐसे, लेकिन एक्चुअल शेप इसका ऐसे होता है ये, ठीक है, होता बिल्कुल स्क्वायर जैसा है, लेकिन जो कॉर्नर एंगल 90 डिग्री के उनको हम हल्का सा हिला देते हैं, उनको बिगाड़ देते हैं और वो एंगल चेंज कर देते हैं दोनों तरफ से ऐसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा रोम्बस, ये है रोम्बस। तो अब हमने क्या करना है, अपने लिए एक ये छोटा सा नोट्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब इसमें और इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि कैसे बनाना है, लेकिन ये इससे अच्छा तैयार करना है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के सामने उसका छोटा सा फिगर और 1 बाई 1 सारी की सारी प्रॉपर्टी, उसके बाद स्क्वायर, फिर स्क्वायर का छोटा सा फिगर और फिर उसकी 1 बाई 1 सारी की सारी प्रॉपर्टी, इसमें सारी प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन आपको सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ठीक है, एक एक करके, और उसको साथ में समझना भी है कि ये प्रॉपर्टी कैसे फॉलो हो रही हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बचा है फिगर, वो फिगर हमारा है ट्रेपेजियम, ठीक है, ये फिगर है। अब इसमें हमने फिर से ये एक रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल बनाने के लिए कौन सा सेट स्क्वायर चाहिए होता है, 90 30 60 वाला, ठीक है। इन दो सेट स्क्वायर्स को हम ऐसे रखेंगे एक दूसरे के आमने सामने, और फिर एक वही वाला 30 60 90 वाला सेट स्क्वायर हम ऐसे लगा देंगे, तो जो ये फिगर बन के आता है दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो बाउंड्री दिख रही है ना हमें इस शेप की, ये जो फिगर है हमारा ये ट्रेपेजियम, यानी कि ऐसा होता है ट्रेपेजियम। ये 1 2 3 4 ये हैं इसकी 4 साइड्स, और ये 4 साइडेड पॉलीगन, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी, वो कौन सी होती है कि इसके 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, 2 पेयर होते हैं ना ऑपोजिट साइड के, एक तो ये दोनों और दूसरा ये और ये दोनों भी ऑपोजिट साइड्स है ना, तो कोई भी एक पेयर आपस में पैरेलल होगा, जैसे इसमें ये वाला इसके पैरेलल है, इक्वल भी नहीं होता, सिर्फ पैरेलल होता है और सिर्फ 1 पेयर होता है। अब अगर कोई ऐसे बना दे इस तरीके का, ये, तो फिर तो हम इन दोनों को आपस में पैरेलल कहेंगे ना, ये दोनों पैरेलल हैं, ऐसे वाले पैरेलल नहीं है, जबकि इसमें ऐसे वाले पैरेलल हैं, ऐसे वाले पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो ये होता है हमारा ट्रेपेजियम। अब आते हैं, ये जो छोटी सी टेबल है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, जितने भी हमने पिछले प्रॉपर्टी करी अभी थोड़ी देर पहले, वो इस पूरी टेबल में, इतनी छोटी सी टेबल में वो सारी प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं इन्होंने, ठीक है। अब इसको देखते हैं 1 बाई 1। सबसे पहले ये है क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ दिए, उसका छोटा छोटा फिगर यहाँ पर बना लिया, ठीक है। ये फिल कर लिया है क्योंकि पहले बना ली थी तो उसमें सारा समझा दिया था, तो फिर मैंने इरेज नहीं किया,
कोई बात नहीं, अभी भी अब और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखते हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है या नहीं? तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये वाली इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बिल्कुल, सॉरी, होती हैं। सबसे पहले पैरेललोग्राम के लिए इसने हमें बता दिया है, बाकी के लिए पूछ रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? नहीं, ये छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो जाता है, तो नहीं होती हैं। पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, बाकायदा। ये दोनों जो होते हैं, मतलब हमने कैसे मिलाया था इनको कि पैरेललोग्राम बन जाएं। ये जो एंगल होता है वो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, और ये जो बचा हुआ एंगल है, जी माफ़ कीजिएगा, ये 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, तो ये है 60 और ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों एक होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी 90 और 30, 90 और 30 120, 90 और 30 120, जबकि यहाँ 60 और 60, 60 ये हो गए और 120 120 ये हो गए, ठीक है। तो इक्वल होते हैं बिल्कुल। आगे हम आते हैं, पैरेललोग्राम के डायगनल्स इक्वल होते हैं? नहीं, ये दो डायगनल्स दूर चले जाते हैं और ये दो डायगनल्स पास आ जाते हैं। और पैरेललोग्राम के डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? नो, देख लिया था, ठीक है, नहीं होते हैं। फिर आते हैं हम रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं? यस, ये दोनों, ये दोनों सिमिलरली इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं? रेक्टेंगल की नहीं, बिल्कुल नहीं होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम में ऐसे ही रेक्टेंगल में भी। रेक्टेंगल की ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस, इसमें चारों के चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो जब चारों इक्वल हैं तो आमने सामने के भी इक्वल ही होंगे, ये 90 तो ये भी 90। रेक्टेंगल के डायगनल्स इक्वल होते हैं? यस, हमने मेज़र किया था कि डायगनल इक्वल होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, ठीक है, 90 डिग्री पे कट नहीं करते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर, जिसकी ऑल 4 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं एज वेल एज इक्वल भी होती हैं। स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बिल्कुल, और स्क्वायर की ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि चारों ही 90 डिग्री के होते हैं, तो चारों ही ऑपोजिट भी आपस में इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगनल्स इक्वल होते हैं? बिल्कुल, डायगनल हमने देखा था ना 14 सेंटीमीटर का आ रहा था, तो दोनों ही 14 14 थे। और स्क्वायर के डायगनल्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। एल बन रहा था ना बीच में, जब ये बना के देखा था, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होते हैं। उसके बाद हम आए रोम्बस में। तो रोम्बस जो कि हमने 4 सेट स्क्वायर से बनाया था, तो इस रोम्बस के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि चारों ही आपस में इक्वल होती हैं, तो आमने सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी और आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी होंगी। ऑल साइड इक्वल्स, यस, रोम्बस की ऑल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होता है। उसके बाद हमारे रोम्बस के डायगनल्स आपस में इक्वल होते हैं? तो नहीं, ये वाला डायगनल इतना दूर है और ये वाला डायगनल छोटा, तो ये पास कम लेंथ का होगा। लास्ट, रोम्बस के डायगनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? यस, एल बन रहा था ना, इसमें भी 4 एल बन रहे थे बड़े बड़े, तो ये हमने देखा कि रोम्बस के डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। अब आए ट्रेपेजियम में। तो ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड्स लिखा है, ठीक है, साइड्स यानी कि वो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बोलता कि वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, मतलब एक ही पेयर के बारे में पूछता तब तो यस हो जाता, लेकिन ऑपोजिट साइड्स के बारे में बोल रहा है, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि ये इसके पैरेलल और ये वाली इसके पैरेलल, जैसा कि है नहीं, ठीक है, इसीलिए ये नो हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ट्रेपेजियम के ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते हैं।
ट्रेपेजियम के ऑपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, और ट्रेपेजियम के डायगनल्स ना ही इक्वल होते हैं और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें एक भी प्रॉपर्टी नहीं है करती है फॉलो ट्रेपेजियम। और इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम की कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 5.7 में। तो से ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ईच एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का हर एक कॉर्नर पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। तो ये ट्रू हो जाएगा। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड, ये दिख रहा है रेक्टेंगल, ये ऑपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड इक्वल लेंथ की होती है, बिल्कुल ट्रू। द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जैसे हमने छोटा सा एक स्क्वायर बनाया, ये इसके डायगनल, तो एल एल आपको साफ साफ नज़र आ रहे होंगे बीच में, तो ये 90 परपेंडिकुलर होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल। रोम्बस क्या है, रोम्बस स्क्वायर ही तो है, थोड़ा सा एंगल डिस्टॉर्टेड रहते हैं उसमें। ठीक है, स्क्वायर में एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल बनते हैं कॉर्नर पे, तो उन एंगल्स को अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, तो कौन सा फिगर बन जाता है, रोम्बस का। ठीक है, तो रोम्बस की जो ऑल साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल नहीं, पैरेललोग्राम ये है ना पैरेललोग्राम, तो ये इसका इक्वल होता है, ये वाले इसके इक्वल होते हैं ऐसे, ये, लेकिन इक्वल थोड़ी ना होते हैं चारों। ठीक है, ये वाले इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल, तो फॉल्स हो गया। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, तो इसमें भी साइड्स ने ही काम बिगाड़ दिया। ऑपोजिट साइड्स कहने का मतलब है फिर ये दोनों के बारे में बात कर रहा है, मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा अलग टाइप का बना लेते हैं हम, ये भी हमारा ट्रेपेजियम ही है, तो इसमें ये दो पैरेलल नहीं है, बस यही दो, ये वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड है, तो यही दो पैरेलल है। ठीक है, ये अगर कहता वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल तो ट्रू होता, लेकिन इसने ऑपोजिट साइड्स कह दिया है, यानी कि कहना चाह रहा है ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, कारण के साथ बताना है। ठीक है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल, एक जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल रेक्टेंगल है कह रहा है। ठीक है, जैसे ये एक रेक्टेंगल हमने बनाया, ये, और ये एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो इस, ये जो स्क्वायर है ना, ये रेक्टेंगल ही है कह रहा है, लेकिन कुछ खास रेक्टेंगल है, एक खास क्वालिटी है इसमें, तो मतलब ये स्क्वायर जो है वो ऐसा ही है रेक्टेंगल, बस खास क्या है कि इसकी जो ये लेंथ आपस में अनइक्वल लेंथ है ना, ये चार जो है उसमें से सिर्फ दो ही आपस में इक्वल है। अगर हम इसको काट दें, ये जो रेक्टेंगल है माना, इसको हमने यहाँ से पुश किया और छोटा कर दिया, और एज इतना छोटा ये जो लेंथ है ना, उसको हम यहाँ की ओर खिसकाते गए ऐसे, और ठीक जितनी, जैसे ये माना ये 2 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से हम लाए और यहाँ पर आने पर ये 2 सेंटीमीटर होगी, तो हमने उसको इतना बना दिया। ठीक है, इतने बड़े से इतना बना दिया, तो ये सिमिलरली स्क्वायर जैसा हो गया। आई बात समझ में? तो यानी कि अगर एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं, वो क्या हो जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या चेंज करना है, ये हमारा रेक्टेंगल है, इफ़ साइड्स विल बी इक्वल, अगर इसकी साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो किस में बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, बाकी की सारी चीज़ें तो इक्वल है ना, ये 90 डिग्री, इसके भी 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, और बस ये साइड्स में ही अंतर था, तो वो भी हमने एक कर दिया, चारों को एक जैसा बना दिया, तो वो साइड्स भी आपस में इक्वल हो गई, और रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर बन गया। तो अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, वो क्या बन जाता है, बिकम्स अ स्क्वायर, वो स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम, सॉरी ये यहाँ पर है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम, एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये है हमारा पैरेललोग्राम,
और ये है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसमें क्या ऐसा खास, मतलब इसमें क्या चेंज करें कि ये ऐसा बन जाए, ठीक है। मतलब ये जो रेक्टेंगल है ना वो यही है, वो यही है। अब इसमें अलग से खास क्या है कि इसके जो चारों के कॉर्नर के एंगल है ना वो 90 डिग्री है, बाकी तो सारा यही है। इसके भी ये आमने सामने की साइड्स पैरेलल हैं, इसमें भी पैरेलल हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ अंतर नहीं है, बस जो कॉर्नर के एंगल इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, वो इसमें बिल्कुल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो अगर मेक ऑल कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री, अगर हम इसको ये जो ऐसे टेढ़ा है ना उसको शिफ्ट यहाँ से धक्का मारे और ऐसे को हम ऐसा कर दें, तो ये भी एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल ही बन जाएगा। तो अ पैरेललोग्राम विथ ऑल कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री बिकम्स रेक्टेंगल, वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस, ठीक है। यानी कि रोम्बस है, सिमिलरली इसी की तरह सेम यहाँ पर भी है, रोम्बस है। और रोम्बस में मतलब ये जो स्क्वायर है ना ये एक स्पेशल टाइप का रोम्बस है, पूछ रहे हैं तो बिल्कुल है। जैसे रोम्बस में सारी प्रॉपर्टी होती है ना सेम इसमें भी है, बस इसमें एक खास चीज़ है क्या, कि ये जो कॉर्नर का एंगल है 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो वही चीज़, ये इसको ये भी ऐसे टेढ़ा है तो इसको पुश करके ऐसा सीधा कर देंगे ऐसे, तो ये भी क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो टेढ़ा है ना उसको ऐसे सीधा कर देंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। और रोम्बस विथ ऑल कॉर्नर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री बिकम्स स्क्वायर, वो स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट डी पॉइंट है हमारा, स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन याद है आपको, क्वाड्रिलेटरल दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए जब हमने ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करके पढ़ा था ना क्वाड्रिलेटरल, ने बिल्कुल न्यू टॉपिक था हमारे लिए, तो वहीं पर इसकी डेफिनेशन बताइए कि अ फोर साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक फोर साइड का पॉलीगन क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, फोर साइड पॉलीगन ही तो है ये, तो इसीलिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल से लिख देंगे स्क्वायर रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे भी दिखाते हैं, ये पैरेलल पैरेललोग्राम्स, ठीक है। पैरेललोग्राम्स आर फोर साइडेड पॉलीगन, ये तीनों ही फोर साइडेड पॉलीगन है, इसीलिए इनको, यही रीज़न है कि इनको क्वाड्रिलेटरल है ये चारों तीनों। आगे आते हैं, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, जो स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर को एज अ पैरेललोग्राम बताना है, तो ये हमारा स्क्वायर है और ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, जैसे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं, सिमिलरली जो स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल टू ईच अदर। तो यही चीज़ है कि जो स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, बस एक कुछ खास पैरेललोग्राम है वो, एक ऐसा खास पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल जो चारों की चारों साइड्स हैं, चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी और चारों की चारों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल फोर साइड्स आपस में इक्वल और फोर एंगल्स आपस में इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ फिगर, हाँ ये रेगुलर डायग्राम, जो रेगुलर फिगर कहते हैं ना, रेगुलर फिगर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन है ये, इसलिए इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये डेफिनेशन है कि रेगुलर फिगर क्या होते हैं। अ फिगर, एक फिगर इज सेड टू बी रेगुलर, वो रेगुलर कहलाएगा कब, इफ़ इट्स साइड्स, जब उसकी साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल हो, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, जब उसकी साइड्स आपस में इक्वल हो और एंगल्स आपस में इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, रेगुलर, ठीक है। जैसे अगर थ्री साइडेड पॉलीगन क्या होता है, रेक्टेंगल, सॉरी थ्री साइडेड पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल। तो अगर हमसे पूछेगा कि ट्राइंगल के जो हमने अलग अलग टाइप पढ़े थे ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, तो उसमें से एक रेगुलर फिगर बताओ, तो हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जिसमें तीनों की तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और तीनों के तीनों कॉर्नर एंगल भी आपस में होते हैं, ईच वन इज 60 डिग्री,
ठीक है। तीनों एंगल्स आपस में 60 डिग्री के होते हैं, तीनों साइड्स आपस में इक्वल मेजर की होती हैं। तो एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो भी एक रेगुलर फिगर है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है। अब ऐसे ही अगर हम फोर साइडेड पॉलीगन के बारे में बात करें, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल किसे कह सकते हैं? तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल हमारा होता है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की फोर साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और चारों के चारों कॉर्नर एंगल्स भी ईच वन 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए स्क्वायर क्या है? एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पॉलीगन्स के बारे में, मतलब पॉलीगन्स तो हम पढ़ रहे हैं काफ़ी क्लासेस से, 3 साइडेड पॉलीगन पढ़ लिया है, 4 साइडेड पॉलीगन पढ़ लिया। अब जो पढ़ेंगे वो इसके आगे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक 3 और 4 के लिए पढ़ लिया, तो अब 5 6 इनके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ये कंप्लीट होती है और एक्सरसाइज 5.7 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।